नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का साइंस का जो अर्धवार्षिक पेपर कल होने वाला है 18 दिसंबर को पूरा हमारे पास आ चुका है। तो उत्तर सहित कल होने वाले साइंस यानी विज्ञान के पेपर की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि कक्षा 10वीं के साइंस का जो पूरा पेपर है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो शुरू कर अपनी आज की क्लास। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कक्षा 10वीं के जितने भी पेपर आपके बाकी है वो सभी आपको मिल सके। देखिए, कक्षा 10वीं का साइंस अर्धवार्षिक 2024 का पूरा पेपर। देखिए, मुझे पेपर आपके सामने आ चुका है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान साइंस पेपर कोड है 1005। सेम इसी प्रकार का पेपर आपको कल देखने को मिलेगा, पूरी पीडीएफ है बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अपने प्रश्न होने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखो जूम करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एडिनेलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, इंसुलिन हार्मोन, जो कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है बच्चों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सवाल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं, क्या कहेंगे? ध्रुवीका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन ब राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब राइट होगा। और ये क्वेश्चन इस साल 10वीं बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके, स्क्रीनशॉट भी साथ में आप ले लेना। ये पीडीएफ आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है बच्चों, तो वो होगा ऑप्शन अ राइट होगा, ठीक है ना। सी यहाँ पे क्या अपनी वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या दी हुई हो तो फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्र क्या है? तो वो होगा ओम। क्या होगा बच्चों? ओम होता है। अगला सवाल, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइन में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल, समतल, अवतल, अ स दोनों। तो वो होगा ऑप्शन अ राइट होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी की हेडलाइन होती है बच्चों, एक मिनट, अग्रदीप यहाँ पर अवतल दर्पण होगा, सॉरी अवतल दर्पण होगा, अग्रदीप अवतल दर्पण होगा। और पार्श्व होगा, पार्श्व यानी साइड कास्ट होता है बच्चों, वहां पर उत्तल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन 5 का ऑप्शन स राइट होगा। अगला क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है? हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला पाउडर या फिर मेथिल ऑरेंज। तो वो होगा ऑप्शन स वेनिला पाउडर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, चांदी या फिर सोना। तो होती है वह पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ध्यान रखें, जो सोडियम धातु है बच्चों, किसको? सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अति क्रियाशील धातु, ध्यान रखना अति क्रियाशील धातु है, इसलिए सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो वो होगा ऑप्शन स हाइड्रोजन। इसलिए धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ को रखा नहीं जाता। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है कि पित्तल के बर्तन, आपकी बुक का सवाल बच्चों, कि पित्तल धातु के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को, ध्यान रखें, दही और खट्टे पदार्थ रखे नहीं जाते। क्यों?
क्यों लिखे रखे थे, ध्यान रखें, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, वह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है, इसलिए धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ रखे नहीं जाते। इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन और एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं CO2 एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयोग सभी। ऑप्शन द होगा उपयोग सभी। ध्यान रखें, सपोषी क्या किसे कहते हैं, जो पादप अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। सपोषी एक होता है विषमपोषी, ध्यान रखें, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, समपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए। तो सपोषी जो पादप अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो सपोषी कहलाएंगे, और जो सपोषी पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर होंगे वो कहलाएंगे विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत के विकिरण के लिए उत्तरदायी रसायन है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑप्शन बी राइट होगा, CFC इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कुल 10 अवयव शब्द पूछे जाएंगे, 10 के 10 मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यानी 11वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण यानी सूत्र बनाना है। ध्यान रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप जरूर याद रखें। इसके अलावा आप जिप्सम का बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा जिप्सम का, ये आपके दूसरे पार्ट का सवाल, किस पार्ट का, दूसरे क्वेश्चन का सवाल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इसके अलावा बेकिंग सोडा, इन तीनों के सूत्र पक्के याद करके जाएं, 100% कल एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपके चौथे पार्ट का है। संरचना बनी हुई है मेथेन के साथ, आप एथेन की बच्चों, किसकी, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जरूर याद रखें, एथेन की और मेथेन की। 100% दोनों में से एक सवाल 100% कल पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन ये आपके चौथे पार्ट से पूछा गया है। 13वां सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, ऐसे ऑक्साइड, मैं पूरी दुनिया को बोलूंगा यहाँ पर, आप लिख देना, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ध्यान रखने, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण पूछिए तो एक होगा आपका एल्यूमिनियम, कौन सा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक होगा जिंक ऑक्साइड, क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। वंशानुगत लक्षण के अलावा ये 8वें पार्ट का सवाल है। इसके अलावा आप प्रभावी लक्षण बच्चों, कौन से लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां, निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम लिखिए। कि पेनेलिया में जनन किसके द्वारा होता है, हाइड्रा और आयोफिलम, ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। जैसे हाइड्रा में किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 16वां, आयताकार कांच की झिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए। ठीक है ना, यानी आपको इस प्रकार त्रिभुज का चित्र बनाना है। यहाँ से किरण आएगी, आपने चित्र देखा होगा, यहाँ से और इधर से मुड़ जाएगी। इस प्रकार जो कांच की झिल्ली है उसका चित्र बनाना है। प्रिज्म में, ये तो मैंने प्रिज्म का बताया आपको, इस प्रकार है वो 4 कोणों की इस प्रकार कांच की झिल्ली लगनी है। यहाँ लिखिए ABCD, जो कि आपके बुक्स के अंदर क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसको देखकर आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, लेंस की समता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। 18, वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है, वो है 25 सेमी। बच्चों कितनी है, 25 सेमी। और नेत्र का सवाल है तो ध्यान रखें, नेत्र में आपको एक दीर्घ दृष्टि, ध्यान रखें, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों याद रखें। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष दोनों में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उस लेंस को जरूर याद करके जाएं। 100% सवाल कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 19वां क्वेश्चन, वन तंत्र में पाई जाने वाले एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। यह भी आपको खाद्य श्रृंखला लिखनी है। इसके अलावा आप पाई तंत्र की परिभाषा याद करके जाएं। ठीक है ना, पाई तंत्र किसे कहते हैं और
उपभोक्ता और उत्पादक, इसकी परिभाषा भी याद कर जरूर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां देखिए, कचरा निपटान की समस्या कम करने के 2 सुझाव बताइए। कचरा निपटान की समस्या किस प्रकार कम कर सकते हैं। फिर 21वां, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान रखें, विस्थापन अभिक्रिया का सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि लोहे की किल को, बच्चों इसका सवाल क्या आएगा, लोहे की किल को, जो आपकी सवाल किताब में, लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ध्यान रखें, CuSO4 की क्रिया आपको Fe से करवाने, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया, इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान रखें रेडॉक्स अभिक्रिया जरूर याद करेंगे, जिसके अंतर्गत उपचयन और अपचयन आएगा, दोनों अच्छी तरह से याद कर जाएं। और 22वां सवाल है, विरेचन चूर्ण का सूत्र लिखो और इसका एक उपयोग लिखना है। विरेचन चूर्ण होता है CaCl2, CaOCl2। ठीक है ना, ये अपना विरेचन चूर्ण है, इसका उपयोग लिखना है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो ये था साइंस का अपना पेपर जिसकी हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इंपॉर्टेंट पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा वीडियो आपको, कौन सा पेपर जल्दी चाहिए, तो वो पेपर हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।